हेलो एवरीवन, आज हम सब देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि रेशम के बारे में। रेशम जिसको हम सिल्क के नाम से भी जानते हैं और ये रेशम ही प्रोटीन जगत का रेशा है और ये प्राकृतिक जगत के प्राणी से प्राप्त होता है। प्रोटीन जगत से दो ही रेशे प्राप्त होते हैं, एक रेशम है और दूसरा जो रेशा है वो आपका ऊन है। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, प्राणिज रेशा के नाम से भी जानते हैं और जांतो रेशा के नाम से भी जानते हैं। इनकी बात की जाए तो ये विलासिता, आराम, मनोहरता, विशिष्टता का प्रतीक है और ये अपने मजबूती और लोचशीलता के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रेशमी वस्त्रों को जो है सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। किसको? रेशम को। यानी रेशों की जो रानी है वो कौन सा है? रेशम है। ठीक है। अब रेशम के इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। यानी 2500 वर्ष पहले कहाँ देखा गया था? चीन में देखा गया था और आरंभ में ही रेशमी वस्त्रों के निर्माण की कला चीन में ही जानी जाती थी, क्योंकि चीन की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था सी लीची। यानी वो अपने घर से बाहर निकल करके बाग में टहल रही थी, तभी उनके कप में क्या गिर गया था? कोकून गिर गया था, जिससे वहाँ ही रेशे की प्राप्ति हुई थी। अब बात की जाए कि जो रेशम होता है ये भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है रेशम का? तो वो जापान में होता है। विश्व में कहाँ होता है? जापान में होता है। भारत की बात की जाए तो भारत किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। भारत में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो मैसूर में होता है और कश्मीर में होता है। रेशम प्राचीन काल से ही राशि पहनावा रहा और इससे बने वस्त्रों का प्रयोग केवल प्राचीन काल में राजा, उनके परिजन एवं अन्य संपन्न व्यक्ति ही किया करते थे और भारत में भी प्राचीन काल से ही रेशम के वस्त्र प्रचलित थे। भारत में जो रेशमी वस्त्र बनते थे वो विश्व प्रसिद्ध थे और ये अपनी सुंदरता, अलौकिक चमक के लिए जाने जाते थे। अब हम बात करेंगे रेशम कीट पालना यानी कि रेशम प्राप्ति के स्रोत की बात की जाए तो कीड़ों के जो पालन होता है वो दो ही तरीके से होता है। यानी कि रेशम को प्राप्त करने के लिए कोकून के उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। अब वाम्बिक्स मोरी नामक एक विशिष्ट रेशम की कीट की प्रजाति होती है जो क्या करती है? शहतूत के पेड़ पर पाली जाती है और यह प्रजाति रेशम की उच्च एवं महीन जो होता है पतला किस्म को पैदा करती है। सेरीकल्चर में रेशम कीट के जीवन चक्र की सभी चारों अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे आपका क्या हो गया? अंडा हो गया। पहले क्या बनता है? अंडा बनता है। फिर क्या बनता है? लार्वा बनेगा। लार्वा से क्या बनता है? प्यूपा बनेगा और प्यूपा से क्या बनता है? कीड़ा बनता है। तब जाकर के क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है। यानी कि जो रेशे के कीड़े हैं उनका नाम क्या है? वाम्बिक्स मोरी है। किस पर कौन सी पत्ती को ये खाते हैं? तो ये शहतूत की पत्ती को खाते हैं, जिसे मलबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे रेशम के निर्माण के बारे में, यानी कि रेशम के निर्माण की प्रक्रियाएं कैसी कैसी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले रेशम में क्या होता है? उनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। यानी रेशे को ब्रश करना, यानी ब्रश की सहायता से उनके जो ऊपर लगे अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? रेशों को ब्रश करना। अगला है कोकून की छटाई करना। कोकून की छटाई का मतलब होता है यानी कि जो उनके रंग, माप, पाव के अनुसार जो छोटा हो जाता है, कोकून सफ़ेदी, स्लेटी, पीला आदि रंगों में हो जाता है तो क्या किया जाता है? इसे अलग किया जाता है और 1 से 10 दिन तक अंडे छोटे छोटे होते हैं। अंडे फूट जाते हैं तो अंदर से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, मटर जैसे। ये मलबरी यानी शहतूत के पत्ते पर 15वें दिन में क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं और इनको क्या किया जाता है? कीड़े खाने, वो पत्ते खाने के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे ये क्या करते हैं? लार्वा के स्टेप में पहुंचते हैं और कीड़े के नाक से प्रोटीन जाल नुमा निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेरोसिन गोद कहते हैं। ठीक है। गोद फाइब्रिन नामक प्रोटीन से कवर होता है
और कीड़ा क्या करता है, अंदर चला जाता है और बाहर से क्या होता है, लार्वा से ढक जाता है। ठीक है, तो यानी कोकून की छटाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिलामेंट की रीलिंग करते हैं। फिलामेंट की रीलिंग का आशय है कि इसमें क्या किया जाता है, रील में यानी जो लंबे फिलामेंट यानी कि लंबे रेसे, ठीक है, स्टेपल मीन्स होता है छोटे रेसे और फिलामेंट मीन्स होता है बड़े रेसे, यानी फिलामेंट को रील में लपेटा जाता है और इस प्रक्रिया में 5 या 6 रेसे को एक साथ लपेटा जाता है, यानी कि फिलामेंट को नहीं, लंबे रेसे को क्या करना, रील पर लपेटना। अगला जो पॉइंट है धागा तैयार करना, यानी कि धागा तैयार करने का आशय होगा कि लपेटे गए जो धागे रीलिंग करते समय कुछ बल दिए जाते हैं जिससे धागे में क्या आती है, मजबूती आती है और इसी प्रक्रिया को थ्रोइंग कहा जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, रेशम के धागे से करघे की सहायता से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो ये हो गया धागा तैयार करना। अगला है कता हुआ रेशम। कता हुआ रेशम का आशय है कि इसमें श्रेणी के क्रम लंबाई वाले रेशम के तंतु जो व्यर्थ पदार्थ से बने हुए होते हैं उनको क्या किया जाता है, रेशम के धागे को रीलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें हो कता हुआ रेशम। ठीक है, अगला है टूटे हुए। इसी में कता हुआ रेशम में कई सारी श्रेणियाँ आती हैं, जैसे टूटे हुए कोकून, यानी कि छोटे रेशे कोकून के कीट की बनने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। दोहरे कोकून, यानी 2 रेशम कीटों के एकदम पास चिपककर कोकून बनाने से भी रेशे क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। फ्लास की बात की जाए तो रील से लपेटने से पूर्व कोकून पर ब्रश करने की जो क्रिया होती है उससे जो प्राप्त होता है उसी को हम फ्लास कहते हैं। फ्रिशन क्या होता है, यानी कोकून के आरंभ में तथा अंत में जो बनने वाले मोटे आसमान रेशम के तंतु से भी जो छोटे रेशम प्राप्त होते हैं, यानी कता हुआ रेशम को रील किए गए रेशम की अपेक्षा कम कीमत वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिशन कहते हैं। अगला जो पॉइंट है कता हुआ था, फिर अगला है कैलेंडरिंग, यानी कि परिसज्जा करना। ठीक है, फिर अगला शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है परिसज्जा में आकार व चमक प्रदान करने की क्रिया को शेयरिंग कहा जाता है। वजन बढ़ाना, फिर क्या किया जाता है, इसमें वजन बढ़ाया जाता है, यानी कि वजन बढ़ाने का आशय है कि जो गोंद निकालने की प्रक्रिया रेशम के वस्त्रों का होता है वो वजन कम हो जाता है, जिसमें रेशम के वस्त्रों की कीमत कम हो जाती है। ऐसे में जो रेशम होता है उसके वस्त्रों में वजन बढ़ाने के लिए धात्विक क्रिया की जाती है, यानी कि रेशों के वजन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये था रेशम के निर्माण की प्रक्रिया। रेशम के निर्माण की प्रक्रिया की बात की जाए तो रेशों को ब्रश करना, फिर है कोकून की छटाई करना, फिलामेंट की रीलिंग करना, धागा तैयार करना, फिर कता हुआ रेशम होगा। कता हुआ रेशम में कई सारी श्रेणियाँ आती हैं, कई सारे स्रोत होते हैं। वो आपका है टूटे हुए कोकून, दोहरे कोकून, फ्लास, फ्रिशन। फिर अगला जो पॉइंट है वो है कैलेंडरिंग, फिर क्या है शेयरिंग, फिर है वजन बढ़ाना। ये सब सारे क्या थे, रेशे के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम आगे बात करेंगे कि रेशम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। रेशम की बात की जाए तो रेशम के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जंगली रेशम और दूसरा होता है उत्पादित रेशम। जंगली रेशम की बात की जाए तो ऐसे कीटों को घर में पालने की आवश्यकता नहीं होती है और ये क्या करते हैं, जंगलों में अनेक प्रकार के जो विविध प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उस पर वो पलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम जंगली कहते हैं। और उत्पादित की बात की जाए तो उत्पादित रेशे को हम क्या करते हैं, पालते हैं, इनको पाला जाता है। जंगली रेशम की बात की जाए ये 3 प्रकार के होते हैं, अरंडी रेशम, मुगा रेशम और टसर रेशम। उत्पादित रेशम की बात की जाए तो लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम, यानी कि उत्पादित रेशम 2 प्रकार के होते हैं और जंगली रेशम 3 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे जंगली रेशम के बारे में कि नहीं, जंगली रेशम का जो पहला रेशम है वो है अरंडी रेशम। यानी ये क्या करता है, इस रेशम के जो कीट होते हैं वो किस पे मिलते हैं, अरंडी के वृक्षों पर मिलते हैं और इसके जो कोकून होते हैं वो मुलायम होते हैं। रंग जो होता है वो श्वेत व क्रीम रंग होता है और यह रेशम भारत के पश्चिम बंगाल तथा असम में मिलता है। ठीक है, अरंडी रेशम की बात की जाए। मुगा रेशम ये किस पर मिलता है, ये ओक के वृक्ष की पत्तियों पर पलता है और ओक के पत्तों में क्या पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण रेशम के रेशों में टैनिक अम्ल जो होता है उसकी अधिकता हो जाती है। इस अम्ल की उपस्थिति के कारण इस रेशे में जो होता है भारी व निम्न किस्म के होते हैं, यानी कि जो ऐसे जो रेशम होते हैं उनके जो रेशे होते हैं वो भारी होते हैं और निम्न किस्म के होते हैं। क्यों, किसकी अधिकता के कारण, टैनिक अम्ल की अधिकता के कारण।
अगला है टसर रेशम। टसर रेशम की बात की जाए तो इसके कीट कहाँ मिलते हैं? ओक तथा बबूल के वृक्षों पर पलते हैं और ये प्रजाति कहाँ देखी गई थी? भारत व चीन में देखी गई थी। तो ये क्या थे? स्वनिर्मित रेशम के प्रकार थे। कौन कौन से थे? यानी आपका था रंडी रेशम, मोगा रेशम और टसर रेशम। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसका? कता हुआ रेशम यानी कि उत्पादित रेशम के बारे में बात करेंगे। तो उत्पादित रेशा दो प्रकार से होते हैं रेशम, एक लपेटा हुआ और दूसरा है कता हुआ रेशम। लपेटा हुआ रेशम की बात की जाए तो ये रेशे कई कोकोनों से एक साथ खींचने से अविरल रूप से प्राप्त होते हैं और इसकी लंबाई जो होता है वो 300 से लेकर के 1800 गज तक होता है। ठीक है, किसका? लपेटा हुआ रेशम का। कता हुआ रेशम की बात की जाए तो ऐसे रेशे होते हैं जिन्हें लपेटा नहीं जा सकता है और ये क्षतिग्रस्त आसमान रेशे आज से कताई करके जो प्राप्त किए जाते हैं इन्हीं रेशम कताई वाला रेशम कहलाता है। आकृति में ये धागे के समान दिखाई देता है। तो ये हो गया कता हुआ रेशम और लपेटा हुआ रेशम। ये किसके प्रकार थे? उत्पादित रेशम के प्रकार थे। अब बात करेंगे रेशम का रासायनिक संगठन कि रेशम किससे मिलकर के बना हुआ है। रेशम, जैसा कि आपको पता है कि रेशम एक क्या है? प्रोटीन तंतु है और इसमें गंधक का अभाव होता है। इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो C615S23 और N5O6 यानी कि रेशम के रेशे में कार्बन के 15, ठीक है 15 और हाइड्रोजन के 23, नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। जो फाइब्रिन और सेरेसिन रासायनिक संगठन समान होता है, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण अंतर ये होता है कि सेरेसिन जो होता है वो गर्म साबुन के घोल में घुलता है जबकि फाइब्रिन नहीं घुलता है। कच्चे रेशम में बात की जाए तो 66% फाइब्रिन होता है और 22% सेरेसिन होता है और 11% वाटर होता है और 1% क्या होता है? आयल होता है और शेष क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं। किसमें? रेशम का। अब रेशम में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं। देखिए, रेशम में मुख्यतः 4 ही प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। वो आपका है ग्लाइकाल 36% पाया जाता है, फिर है एलेनाइन 21%, ल्यूसाइन 1.5% और टायरोसिन यानी कि ये 10% पाया जाता है। ठीक है, तो रेशम में पाए जाने वाले 4 ही अमीनो अम्ल होते हैं। ग्लाइकाल होता है, एलेनाइन होता है, ल्यूसाइन होता है और टायरोसिन होता है।